ओके, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, 9 एंड 50। ठीक है, ओके। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के दो क्वेश्चन हैं, 9 और 15। तो आप सबसे पहले आइएगा पेज नंबर 152 पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। MM Limited is commencing a new project for manufacture of electric toys. The following cost information has been ascertained for annual production of 60,000 units at full capacity. Raw material, direct labor, manufacturing overhead, variable fixed, selling overhead, variable fixed, total cost, profit, selling price. आगे, in the first year of operation, पहले साल का मतलब यह है कि पहले साल में कोई ओपनिंग स्टॉक तो हो नहीं सकता, पर क्लोजिंग स्टॉक तो होगा। पहले साल ओपनिंग स्टॉक तो नहीं हो सकता ना, पर क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ना। पहले साल के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक तो होगा। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 40,000 यूनिट्स एंड 35,000 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। टू असेस द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, credit allowable for debtors, credit allowable by creditors, lag in payment of wages, lag in payment of overhead, cash in hand and bank. Provision for contingency is required at rate of 10% of working capital requirement, including that provision. You are required to prepare projected statement of working capital requirement for the फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन। डेटर्स आर टेकन एट कॉस्ट। चलिए हेडिंग डालेगा, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट for the first year of the operations. तो आइए करंट एसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं। स्टार्ट करिएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। वर्क इन प्रोग्रेस मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो रॉ मटेरियल के स्टॉक के बाद फिर आप फिनिश गुड्स का स्टॉक लिखें। इसके बाद क्या लिखा जाए? डेटर्स आप लिखना चाहेंगे। डेटर्स के बाद फिर आपको कैश और बैंक बैलेंस भी लिखना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है? ₹60,000। कोई और करंट एसेट है? कोई और करंट एसेट नहीं? ठीक है, इन चारों का हम टोटल करेंगे और उसको हम नाम देंगे टोटल करंट एसेट्स। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज की लिस्ट में स्टार्ट हम करेंगे क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। और हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। और हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स, यही सब है ना? ठीक है। करंट लायबिलिटीज का टोटल हम करेंगे, करंट एसेट में से माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करना चाहेंगे? प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। तो ये आप क्या पता कर लेंगे? वर्किंग कैपिटल। This is it. So this is the way to calculate the working capital. चलिए आइए नोट नंबर 1 बनाना शुरू करते। नोट नंबर 1 की हेडिंग डालेगा एनुअल स्टेटमेंट। नोट नंबर 1 हेडिंग डालेगा एनुअल स्टेटमेंट, और इसकी शुरुआत कहां से करी जाए? मटेरियल कॉस्ट से। अब ये बताइए कि आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं पहले साल में? 40,000। हालांकि कैपेसिटी 60,000 यूनिट बनाने की है, वो दूसरी बात। अच्छा, आपने यूनिट्स बेची 35,000 है, वो भी एक अलग बात है। आपने बनाई कितनी है? 40,000 ना। जो यूनिट्स आपने बनाई हैं, आपने मटेरियल का खर्चा जरूर उन यूनिट्स पर किया ही होगा। और क्वेश्चन में हमें लिखा है कि जो मटेरियल कॉस्ट है उसको पर यूनिट कितना माना जाए? ₹20। तो कितना मटेरियल कॉस्ट हो गया? ₹8 लाख। ठीक है। दूसरी कॉस्ट कौन सी लिखी जाए? लेबर कॉस्ट। पर यूनिट लेबर कॉस्ट बताएंगे? पर यूनिट लेबर कॉस्ट हमें बताया गया ₹15। कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख। अब क्या ऐड करें? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एक ही बात है। आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में पहले मुझे वेरिएबल बताइए। वो कहते हैं ₹15 पर यूनिट। तो ये हो गया 40,000 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹15। यही हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख हो गया। फिर आप मुझे फिक्स्ड भी बताएंगे। ओके, फिक्स हमको 10 रुपए पर यूनिट बताया जरूर गया, पर वो किस लेवल पर बताया गया? अगर यूनिट 60,000 हो तो आप कुछ ऐसे कहेंगे 60,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10। भाई अब अगर आपने यूनिट कम बनाई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट तो जितना है उतना ही रहेगा। यूनिट्स कम बनाओ ज्यादा बनाओ वो तो बेकार की बात है। 6 लाख रुपए। खैर, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल
12 लाख रुपए, टोटल 26 लाख रुपए। 26 लाख के आगे क्या लिखा जाए? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का कहीं कोई नाम है? तो फिर सीधा फैक्ट्री कॉस्ट लिख देते हैं, वरना हम कैश फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते थे। अब आप इसमें ऐड करिएगा सेलिंग ओवरहेड्स। जब आप कहते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, एक मिनट यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये जो आपने फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है 26 लाख रुपए, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 40,000 यूनिट्स। एक्चुअली क्या है कि आपने 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, आपने 40,000 यूनिट बेची नहीं है, आपने यूनिट बेची हैं 35,000। अब आप कॉस्ट शीट बनाने का प्रोसीजर जानते ही हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस तो करना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली पुराने क्वेश्चंस में क्या होता था कि क्लोजिंग स्टॉक भी होता था और ओपनिंग स्टॉक भी होता था। जितना ओपनिंग स्टॉक होता था उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होता था। तो ना हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते थे, ना हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे, क्योंकि वही अमाउंट कौन प्लस करे, वही अमाउंट कौन माइनस करे। पर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। क्या ये बात सही? हम कहेंगे कि देखिए हमारे खर्च हुए 26 लाख रुपए, हमने यूनिट्स बनाई 40,000, उसमें से नहीं बेची 5,000। तो जो 5,000 यूनिट्स नहीं बेची उनकी कीमत कितनी हुई? 3,25,000 रुपए। तो ये आप माइनस करिए, इसे माइनस करके बताइए डिफरेंस। 22,75,000। आपने बताया 22,75,000। इसके आगे क्या लिखा जाए? फिर लिखिए फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन ऊपर जो फैक्ट्री कॉस्ट था वो क्वांटिटी प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो क्वांटिटी सोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और क्वांटिटी सोल्ड कितनी है? 35,000 यूनिट्स। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। प्रोड्यूस क्वांटिटी से शुरुआत तो कर सकते हैं, पर कहानी को खत्म तो सोल्ड क्वांटिटी पर ही करना पड़ता है। आइए हम इसमें ऐड करें सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स के लिए इसमें पहले आप मुझे बताइएगा वेरिएबल। देखो यूनिट्स आपने बेची हैं 35,000 और एक यूनिट का सेलिंग ओवरहेड कितना है? ₹3। 1,05,000, 1,05,000 रुपए। ठीक है ना? ये आपने सेलिंग ओवरहेड्स लिखा वेरिएबल। अब आप सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे फिक्स्ड। हमें ₹1 पर यूनिट बताया गया है, लेकिन वो बताया गया है 60,000 यूनिट के लेवल पर। अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है भाई, 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद ₹1 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड्स का टोटल 1,65,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लिखा है? 24,40,000।
प्रॉफिट तो खैर बैलेंसिंग फिगर आएगा। सेल्स, हमने यूनिट्स बेची हैं 35,000, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 80 रुपए। टोटल सेल बताएं 28 लाख। प्रॉफिट 3,60,000। हाँ जी, नोट नंबर 2 बनाइएगा। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नोट नंबर 2 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में यह गिवन है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो 3 महीनों के कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता। अल्टरनेटिवली क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 3 महीने का है, तब हम ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 महीने के कंजम्पशन के इक्वल है। खैर अब तो उन्होंने सीधा ही कह दिया, तो आप लिखेंगे वी आर गिवन दैट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 3 months consumption of raw material. Stock of raw material is equal to 3 months consumption of raw material, that is अब एनुअल कंजम्पशन जो है वो तो 8 लाख रुपए। अगर एनुअल कंजम्पशन 8 लाख रुपए है तो 3 महीने की कंजम्पशन कितनी हुई? 2 लाख। तो आइए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाए ₹2 लाख। नोट नंबर 3 लिखेगा। नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा क्रेडिटर्स। नोट नंबर 3 क्रेडिटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बताइए कितना? 4 मंथ्स। तो क्रेडिटर्स बैलेंस का मतलब 4 मंथ्स क्रेडिट परचेजेस। ओके, तो आप लिखिएगा टोटल एनुअल क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड विथ 4/12। आप क्या जानना चाहते हैं? क्रेडिटर्स बैलेंस। और आपका ओपिनियन है कि क्रेडिटर्स बैलेंस 4 महीनों की परचेज के इक्वल है। अगर किसी तरीके से आपको एनुअल परचेज पता चल जाए तो आप उसे 4 महीनों की परचेज में कन्वर्ट कर देंगे। सही बात है ना? तो ये फार्मूला मैंने ठीक लिखा है। परचेजेस के बदले मैं लिख रहा हूं एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मल्टीप्लाइड विथ 4/12। आपने अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उनमें क्या होता था कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इक्वल होता था, लेकिन ये तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक तो होगा
लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा ना। तो जब ऐसा है तो मैं परचेजेज और कंजम्पशन को इक्वल कैसे मान सकता हूं? फर्स्ट ईयर में मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक इक्वल मान लिया जाए तो फिर तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो परचेजेज और कंजम्पशन का एक ही मतलब हो जाएगा। पर यहां तो एक मतलब नहीं हो सकता ना। अच्छा, कंजम्पशन कहां है? कंजम्पशन तो 8 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक कहां है? क्लोजिंग स्टॉक ये आपने नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया तो है कि आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 लाख रुपए का है, और ओपनिंग स्टॉक 0 है ही नहीं। आपने मटेरियल कंज्यूम किया 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अच्छा बताओ, खरीदा कितना? 10 लाख। उसमें से 8 लाख खर्च कर लिया, 2 लाख पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आपने पहले साल सामान ज्यादा खरीदा। पहले साल ज्यादा खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि पहले साल क्लोजिंग स्टॉक जो मेंटेन करना है। तो पहले साल की परचेज 10 लाख, पर हम तो 4 महीने की परचेज आपसे जानना चाहते। 3,33,333। क्या ये बात सही? देखो, एक स्टूडेंट ये कहता है कि ना मेरी जेब में ना 3,000 रुपए हमेशा पड़े रहते, प्लस मैं हर रोज अपने फादर से 2,000 रुपए मांगता हूं और हर रोज 2,000 रुपए खर्च कर देता हूं। तो मेरा बैलेंस जिससे शुरू हुआ खत्म भी उसी पे हुआ। क्या ये बात सही? इसलिए हम कहते हैं देखो जी 3,000 एक ही बात है, प्लस 2,000 माइनस 2,000, बात तो घूम फिर कर वही आनी। हर रोज का हिसाब किताब यही है आपका। अच्छा, बात तो सही है। आइए अब उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जो आज पैदा हुआ। ऑब्वियसली उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं उसके पास, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो उसको रखना है ना आज। ये बात सही है कि नहीं? अब आज के दिन वो अपने फादर से 2 अमाउंट मांगेगा, एक जो उसने आज खर्च करना है और दूसरा जो उसने आज स्टॉक मेंटेन करना है। आज तो 5,000 रुपए दो भाई, कल से वो स्टॉक मेंटेन रहे, कल से 2,000 की कैलकुलेशन कर लेंगे। पर आज तो आपको 2 रुपए देने, आज तो 2 अमाउंट देने पड़ेंगे आपको, एक आज के कंजम्पशन के लिए भी और दूसरा आज के स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं है भाई, अब क्या उसके बारे में क्या बात करना फिर। तो ये एग्जाम्पल जितना मर्जी आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्यों ना हो, पर आपको नए बिजनेस के पहले साल के बारे में मैं कुछ बताने में कामयाब हुआ हूं कि जी पहले साल में वही हालात होते जो यहां हैं। पहले साल आपको परचेज ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले साल आपके 2 टारगेट हैं, एक आपने खर्च भी करना है, दूसरा आपने स्टॉक भी मेंटेन करना है। आने वाले साल में आपको मालूम है जी ये सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो पहले साल में ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक बात है ना? चलो भाई, क्रेडिटर्स बैलेंस लिख लो, 3,33,333। ठीक है ना? ओके, अगला नोट बनाइएगा, लिखेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, और बताइएगा कि वेजेस की होती है 1 महीने के बाद। लिखेगा सिंस वेजेस आर पेड
since wages are paid after 1 month, since wages are paid after 1 month, comma, outstanding wages must be representing, outstanding wages must be representing 1 month wage cost, 1 month wage cost, that is, अब देखो एनुअल वेजेस हैं 6 लाख रुपए, तो आप बताइए एक महीने की वेजेस कितनी हुई? 50,000 रुपए। तो आप आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्ड करिएगा 50,000 रुपए, ठीक है ना। अगला नोट, हेडिंग है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेगा, सिंस फैक्ट्री ओवरहेड्स आर पेड आफ्टर हाफ मंथ, since factory overheads are paid after half month, comma, outstanding factory overheads, outstanding factory overheads must be representing, outstanding factory overheads must be representing half month overheads, हाफ मंथ ओवरहेड्स, दैट इज। अब एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आप एनुअल स्टेटमेंट में देखें 12 लाख रुपए, ये है एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड। मुझे एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, आधे महीने के फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, ₹50,000। तो ये आपने बताया आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 रुपए। आगे नेक्स्ट नोट, हेडिंग है आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स, और आप लिखेंगे सिंस सेलिंग ओवरहेड्स आर पेड, since selling overheads are paid after half month, since selling overheads are paid after half month, comma, outstanding selling overheads, outstanding selling overheads must be representing half month selling overheads, that is, अब एनुअल सेलिंग ओवरहेड्स हैं 1,65,000, आप पता करिए आधे महीने के सेलिंग ओवरहेड, दोबारा बोलिए, 6875, आपने बताया 6875। करंट लायबिलिटीज का टोटल 4,40,208। चलिए नेक्स्ट नोट बनाइएगा और उसकी हेडिंग डालिएगा डेटर्स। नेक्स्ट नोट बनाइए, हेडिंग डालिए डेटर्स। बताइए क्वेश्चन में डेटर्स कलेक्शन पीरियड 1.5 month आप लिखेंगे सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 1.5 months, 1.5 months, comma, the debtors balance
must be representing, the debtors balance must be representing 1.5 months credit sales. That is, अब देखो एनुअल क्रेडिट सेल है 28 लाख रुपए की, तो 1.5 महीने की क्रेडिट सेल कितनी हुई? 3,50,000। पर ये तो आपने डेटर्स बैलेंस बता दिया, ये बैलेंस शीट में तो लिखा जा सकता है, पर यहां तो नहीं लिखा जा सकता। तो आप लिखेगा हाउएवर, लेकिन हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स must be representing, the investment in the debtors must be representing 1.5 months cost of sales, 1.5 months cost of sales, that is 24,40,000 multiplied with 1.5 divided by 12, 3,05,000। तो डेटर्स बैलेंस लिखेगा 3,05,000 रुपए। जहां तक स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का सवाल है, उसका नोट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये तो रहा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो बस आप यहां से उठा लीजिए 3,25,000 रुपए। करंट एसेट्स का टोटल 8,90,000। इसमें से आप करंट लायबिलिटीज माइनस करें, 449,792। अगर आप इसमें प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज कितना होना चाहिए? 10% किसका? प्रोविजन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा क्या उसका 10% चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, इसका मतलब जो वर्किंग कैपिटल चाहिए फाइनली उसका 10% चाहिए प्रोविजन। तो अगर ये आंसर 100 है तो ये 10 है, ये 90 है। तो ये वाला आंसर अगर 90 है, 449,792, अगर ये अपने आप में 90 को रिप्रेजेंट करता है तो 10 कितना हुआ? 49977, 49977। अब आप दोनों का टोटल करें, 499,769। तो अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हां जी, चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस। तो न्यूली कमेंसिंग बिजनेस का मतलब आप जानते हैं, जो सिचुएशन अभी हमने यहां डील करी थी वही सिचुएशन इसमें डील करनी पड़ेगी। ठीक बात है। ए कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस इन द ईयर 2011 हैज अंडर मेंशन्ड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट।
The above computed cost of goods sold has been arrived at as under. Material, wages and manufacturing expenses, depreciation, less stock of finished goods 10%. The figures given above relates only to finished goods and not to work in progress. Goods equal to 15% of the year's production in terms of physical units will be in process on the average, requiring full material but only 40% of other expenses. The company believes in keeping material equal to 2 months consumption in stock. All expenses will be paid 1 month in arrear. Supplier of material will extend 1.5 month credit. Sales will be 20% for cash and rest at 2 months credit. The company wishes to keep rupees 80,000 in cash. Prepare an estimate of requirement of working capital number 1 on total basis and number 2 on cash cost basis. कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब तो आप जानते हैं कि डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट को एक्सक्लूड किया जाए. टोटल बेसिस का मतलब क्या होता है? इंक्लूड किया जाए. तो क्वेश्चन कहता है कि आप आंसर को 2 बार दीजिए. पहला आंसर किस बेसिस पर होना चाहिए? डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट को इंक्लूड करके, और दूसरा आंसर एक्सक्लूड करके. हेडिंग डालेगा नंबर 1, statement showing working capital requirement, statement showing working capital requirement on total basis, statement showing working capital requirement on total basis. टोटल बेसिस के ब्रैकेट में लिखेगा इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एंड प्रॉफिट. आपने लिखा इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एंड प्रॉफिट. तो आइए पहले करंट एसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं. करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. नंबर 2 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ WIP. नंबर 3 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. नंबर 4 क्या लिखा जाए? डेटर्स. कैश की सिचुएशन है ना? कैश कितना है? तो एक बार हमें टोटल करंट एसेट्स पता चल जाए तो इसमें से फिर हम लोग करंट लायबिलिटीज माइनस करना चाहेंगे. करंट लायबिलिटीज की लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिया जाए? क्रेडिटर्स. अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद किसका नाम लिया जाए? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे है ना? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. और क्या लिखा जाए? आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. और लास्ट में आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस. बस
So this will be the amount of working capital. नोट नंबर 1 हमने हर क्वेश्चन में बनाया है एनुअल स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिर जब क्वेश्चन ने खुद ही एनुअल स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है तो फिर हम मेहनत क्यों करेंगे भला? चलिए नोट नंबर 1 बनाइएगा और हेडिंग डालिएगा स्टॉक ऑफ WIP। स्टॉक ऑफ WIP। नोट नंबर 1 हेडिंग है स्टॉक ऑफ WIP। देखिए ये तो तय है कि आपने अगर 100 यूनिट्स बनाई हैं, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100 यूनिट्स बनाई हैं तो आपने काम शुरू किया था 115 यूनिट पर। ये क्वेश्चन में कहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा है गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स विल बी इन प्रोसेस। यानी अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो 100 यूनिट का 15% 15 यूनिट जरूर 115 यूनिट पे काम शुरू हुआ है, उसमें से 15 यूनिट पर अभी काम चल रहा है और 100 यूनिट पूरी तरह बन गई। फिर क्वेश्चन कहते हैं जो 100 यूनिट बन गई है ना, इस पर मटेरियल डिपार्टमेंट ने खर्च करे हैं 8,40,000। इस पर वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ने खर्च करे हैं 6,25,000। इस पर डेप्रीसिएशन कितना खर्च हुआ है? 2,35,000। क्या ये बात आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये खर्चा जो है ये उन यूनिट्स पर किया गया जो पूरी तरह बनी है? क्या आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? इस स्टेटमेंट को पढ़िए भी और अंडरलाइन भी करिए। द फिगर्स गिवन अबव रिलेट्स ओनली टू फिनिश्ड गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ऊपर हमने आपको जो फिगर्स बताई हैं वो फिनिश गुड्स के कंटेक्स्ट में है, वो वर्क इन प्रोग्रेस के कंटेक्स्ट में नहीं। और अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो 115 यूनिट पे काम शुरू किया गया था, यानी बीच में 15 यूनिट वो हैं कि जिन पर काम अभी चल रहा है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो उसमें से 10 यूनिट ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं बेची और आपने 90 यूनिट बेच दी हैं। 10 यूनिट नहीं बेची है, क्या यह बात आपको पता चल रही? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी यूनिट्स बनाई गई हैं उसकी 10% नहीं बेची गई। तो तय हो गया 115 यूनिट पे काम शुरू हुआ, 100 यूनिट पे काम खत्म हुआ और 100 यूनिट में से 90 यूनिट हमने बेच दी। ये सिचुएशन हमारे सामने है। आइए पहला वर्किंग नोट बनाएं और पहले वर्किंग नोट में हम क्या पता करेंगे कि वो जो 15 यूनिट पे काम अभी चल रहा है उसकी कीमत कितनी है। स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। मटेरियल डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो भाई इन 100 यूनिट पर अगर हम 8,40,000 खर्च कर सकते हैं, अगर हम 100 यूनिट पर 8,40,000 खर्च कर सकते हैं तो सोचिए 15 यूनिट पर हमने कितने रुपए खर्च करे होंगे। ठीक है ना? वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगर 100 यूनिट पर हम 6,25,000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो सोचिए 15 यूनिट पर हमारा खर्चा कितना रहा होगा। डेप्रीसिएशन, अगर 100 यूनिट का डेप्रीसिएशन 2,35,000 है
तो 15 यूनिट का डेप्रीसिएशन कितना रहा होगा? आप डेप्रीसिएशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर दिया जा रहा है ना। फर्स्ट पॉइंट के आंसर में डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट पर बात करनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट में देखेंगे तब हम बात नहीं करेंगे। क्या ये बात सही? मटेरियल डिपार्टमेंट ने कहा कि देखिए मेरी कही गई बात को ना आप मान लीजिए और पूरा ही मान लो, मेरी कही गई बात को पूरा मान लो, मैं ठीक ही कह रहा हूं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि हमारी बात को ना पूरा मत मानो, 40% मानो। अच्छा, मटेरियल का कितना अमाउंट लिखा जाए? 1,26,000। वेजेस का कितना लिखा जाए? 37,500। और डेप्रीसिएशन 14,100। टोटल 1,77,600। 1,77,600। अब ठीक है एकदम। ये हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक ढंग से कैलकुलेट किया। अगर 100 यूनिट बनाने में इतने रुपए खर्च होते हैं तो 15 यूनिट बनाने का खर्चा कितना है, अकॉर्डिंगली या 100% लिया गया या 40% लिया गया। चलो अभी स्टॉक ऑफ WIP रिकॉर्ड करो। 1,77,600 रुपए। अब आप लिखेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नोट नंबर 2। दिस इज नोट नंबर 2, दिस इज नोट नंबर 2। द हेडिंग इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। रॉ मटेरियल के बारे में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बताया होगा। इसका मतलब आपके पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है ना, वो 2 महीनों के कंजम्पशन के इक्वल है। फिर तो बहुत आसान है हमारे लिए, फिर तो हम जानते हैं हमें क्या करना है। टोटल एनुअल कंजम्पशन, किसी तरीके से एनुअल कंजम्पशन पता कर लीजिए और उसे 2/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस हो गया आंसर। तो फटाफट बताओ कि मटेरियल डिपार्टमेंट का कंजम्पशन कितना है? बताओ मटेरियल डिपार्टमेंट का कंजम्पशन कितना? एक सेकंड, 8,40,000 है, सॉरी। मटेरियल डिपार्टमेंट ने कहा देखिए ये देखो 100 यूनिट पूरी तरह बन गई, इन पर हमने खर्च करे 8,40,000। ओके, ये तो आपको दिख रहा है। और ये जो 15 यूनिट पे काम चल रहा है, हमने इन पर कितने रुपए खर्च करे? 1,26,000। तो 8,40,000 भी हमारे खर्च हुए, 1,26,000 भी हमारे खर्च हुए, तो हमारा खर्चा है 9,66,000। ये हमारा एनुअल कंजम्पशन है टोटल। तो आप पता कर लीजिए 2 महीने का कितना हुआ। $1,61,000। देखो भाई, टोटल कंजम्पशन पता करें, 2 महीनों में कन्वर्ट करें, बस सीधी सी तो बात है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात तो मैं कह भी नहीं रहा हूं। एक्चुअली क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ना, वो ये कहता है जी ये इंफॉर्मेशन क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, वर्क इन प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं है। सारी प्रॉब्लम यहां से आ रही है। खैर चलिए, आपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता किया 1,61,000, ठीक है ना।
अब आप एक काम करिए, लिखिएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, अगला नोट क्रेडिटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बताइए। 1.5 महीना। तो हमारे लिए फार्मूला कौन सा लगना चाहिए अब? टोटल एनुअल क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड विथ 1.5 डिवाइडेड बाय 12। आप किसी तरीके से एनुअल परचेजेस पता कर लीजिए और उसको 1.5 महीनों में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब ये वही काम करिए जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। परचेजेस कैसे पता करी जाए? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मल्टीप्लाइड विद 1.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन करनी है आपको। तो एनुअल कंजम्पशन कहां से लिखा जाए? एनुअल कंजम्पशन तो आप जहां से भी करिए, ये रहा एनुअल कंजम्पशन 9,66,000। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, पर क्लोजिंग स्टॉक तो आपने पता किया, ये रहा 1,61,000। इससे आपको टोटल परचेजेस पता चलेंगी। अगर ये टोटल परचेजेस है तो आपको बताना है कि 1.5 महीने की परचेजेस कितनी हुई। $140,875 आपने बताया, 140,875। यह आपने क्रेडिटर्स बैलेंस पता किया जो 1.5 महीने की परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आप क्रेडिटर्स बैलेंस लिखिएगा 140,875। आपने लिखा क्रेडिटर्स बैलेंस 140,875। अगला नोट बनाइएगा, हेडिंग डालेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बताइए वेजेस की पेमेंट कब होती है? 1 महीने के बाद। फार्मूला लिखेगा टोटल एनुअल वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड विथ 1/12। किसी तरीके से एनुअल वेजेस पता करें, उससे 1 महीने में कन्वर्ट करें। तो हमने वेजेस से पूछा कि जी टोटल वेजेस कितनी है? वो कहते देख लीजिए ये रही 6,25,000। हमने कहा वो तो 100 यूनिट्स की हैं। कहते हाँ, जिन पे काम चल रहा है उनकी 37,500 है। तो 6,25,000 जमा 37,500, ये है टोटल वेजेस। आप देख लीजिए 1 महीने की कितनी हुई, फिर से बताइए। 55,208 आपने बताया 55,208।
55208। अगला वर्किंग नोट बनाइएगा, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कब होती है? 1 महीने के बाद। तो फिर तो बहुत आसान है हमारे लिए। एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड विथ 1/12। एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। 1,40,000 अगर एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं तो 1 महीने के कितने हुए? 11,667। 11,667। तो आप लिखे आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 11,667। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है एकदम। अगला वर्किंग नोट बनाइएगा, हेडिंग है आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी 1 महीने के बाद पे होते हैं, तो इनका भी यही फॉर्मूला लिखा जाए, एनुअल सेलिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड विथ 1/12। एनुअल सेलिंग एक्सपेंसेस 1,30,000। आप इसे 1 महीने में कन्वर्ट करें, 10833। ओके, आपने बताया आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 10833। दोबारा बोली, 218,583। 218,583। अगला वर्किंग नोट हेडिंग है डेटर्स। अगला वर्किंग नोट हेडिंग है डेटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, डेटर्स कलेक्शन पीरियड बताइए। 2 महीने का। तो डेटर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आप खुद सोचिए, अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है तो इसका मतलब जो डेटर्स बैलेंस है वो है 2 महीनों की क्रेडिट सेल। तो फॉर्मूला होना चाहिए टोटल एनुअल क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड विथ 2/12। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? एनुअल क्रेडिट सेल पता करें और उसे 2 महीनों में कन्वर्ट करें। एनुअल सेल कितनी गिवन है? 21 लाख। पर क्रेडिट सेल कितना है इसका? 80% कितना हुआ? 16,80,000 है एनुअल क्रेडिट सेल। पर हम जानना चाहते हैं 2 महीनों की क्रेडिट सेल, 2,80,000। आपने बताया 2,80,000। डेटर्स बैलेंस लिखिएगा 2,80,000। क्या ये बात सही? ये जो आपने डेटर्स बैलेंस बताया है, ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट भी है, ऑब्वियसली इसमें डेप्रिसिएशन भी है, पर वो हम इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में आएंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो हमने डेटर्स बैलेंस ही लिखना है। चलो भाई, लास्ट वर्किंग नोट बनाइएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लास्ट वर्किंग नोट बनाइएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
हां जी, अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो उसमें से 10 यूनिट आपने नहीं बेची। 100 यूनिट बनाने का अगर मटेरियल का खर्चा 8,40,000 था तो 10 यूनिट बनाने का मटेरियल का खर्चा कितना रहा होगा? 84,000। उसी तरीके से अगर 100 यूनिट बनाने का वेजेस का खर्चा 6,25,000 था तो 10 यूनिट बनाने का वेजेस का खर्चा कितना रहा होगा? 62,500 रुपए। 100 यूनिट बनाने का डेप्रीजिएशन अगर 2,35,000 था तो 10 यूनिट बनाने का डेप्रीजिएशन 23,500 रुपए। टोटल बताएंगे? हां जी, ये कैलकुलेशन तो फालतू में ही करी। आप लोग मुझे पहले बताते तो मैं वर्किंग नोट भी ना बनाता। अब तो लिख भी दिया, क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, फिनिश गुड्स का टोटल आपने मुझे बताया 1,70,000 रुपए। आइए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखें 1,70,000 रुपए। करंट एसेट्स का टोटल 868,600, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें। $65,0017। ये आपने बताया वर्किंग कैपिटल टोटल बेस। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि ये आंसर एक बार फिर से कैलकुलेट करें, पर इस बार कैश कॉस्ट पर होना चाहिए। ऑब्वियसली वो आप अपने आप कर लेंगे, तो आइए फिर कर लेते हैं। हेडिंग डालेगा, जब कॉन्फिडेंस है तो करके देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेगा स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ओके, तो आइए इसका आंसर शुरू करते। तो हमारा जवाब यह है कि ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल टोटल बेसिस पर कैलकुलेट किया जा चुका है। जब इतनी मेहनत करी है तो फिर उसी मेहनत को इस्तेमाल करते। अगर आपने उस वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ गलतियां कर दी थी तो आइए हम उन गलतियों को सुधार देते। इससे हमारा आंसर कैश कॉस्ट बेसिस में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ WIP। पहली गलती WIP के स्टॉक में हुई। नोट नंबर 1 में उसको देखा जा सकता है कि जब हम नोट नंबर 1 में WIP का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें 14,100 का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड था। ऑब्वियसली कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब ही यही है कि वो 14,100 का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए था। अगर यही आपकी सोच है तो फिर आप माइनस कर दीजिए, सिचुएशन ठीक हो जाएगी।
तो ये आपने पहली गलती सुधार दी। WIP के स्टॉक में जो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था आपने उसे माइनस करने की बात कह दी। ओके, माइनस depreciation included in stock of finished goods। हमने जो लास्ट वर्किंग नोट बनाया था वो ये, इस वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये दोनों तो कैश कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था ना। तो आइए डेप्रिसिएशन हटा देते, 23,500 रुपए, ठीक है ना। तीसरी गलती हुई है और डेटर्स में हुई हैं 2 गलतियां, माइनस डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन डेटर्स। पहले डेप्रिसिएशन है उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाद प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी कर लें। पहले डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, बाद में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। तो पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बात किया है। देखिए ये कैलकुलेशन ना इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, कॉन्सेप्ट अभी समझना होगा, और ये आने वाले चैप्टर्स में वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी हाँ तो सुनिएगा एक एग्जांपल। मान लीजिए 1 महीने की कैश कॉस्ट है 100 रुपए, एक की कैश कॉस्ट है 100 रुपए, 1 महीने का डेप्रिसिएशन 10 रुपए, तो 1 महीने की टोटल कॉस्ट 1, प्रॉफिट 15 रुपए, 1 महीने का सेलिंग प्राइस 125 रुपए, और होती है 1 महीने के उधार पर। एक उधार मान रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में 2 महीने का है, लेकिन ये तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना असल में। अच्छा, अगर 1 महीने की सेल 125 है तो बताएंगे एनुअल सेल कितनी हुई? 1500 रुपए। सेल 1500 है, डेटर्स बैलेंस कितना है? एक का केस डिस्कस कर रहा हूं, 125 रुपए बैलेंस है 1 महीने की सेल, क्योंकि आप अपने कस्टमर को 1 महीने का उधार देते हैं। डेटर्स बैलेंस 125, पर उसमें 15 रुपए और 10 रुपए का प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपए है 1 महीने की कैश कॉस्ट। मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि मैं 125 से 100 तक पहुंचू कि मुझे इसमें से 10 और 15 रुपए माइनस कर देने चाहिए। क्या ये बात सही है? दूसरे शब्दों में डेटर्स का मतलब है 1 महीने की सेल, क्योंकि डेटर्स का 1 महीने का है, उसमें से 10 क्या है? 1 महीने का डेप्रिसिएशन। 15 क्या है? 1 महीने का प्रॉफिट। इस हमारा काम हो जाएगा ना। तो आपको 125 मालूम है और आपको 100 रुपए तक पहुंच, तो आपको 10 और 15 माइनस करना है। 10 1 महीने का डेप्रिसिएशन और 15 है 1 महीने का प्रॉफिट। इस बात रखिएगा, है कि नहीं? अब हमने यही कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कर, क्वेश्चन में लिखा है टोटल डेप्रिसिएशन है 2,35,000 रुपए। क्या ये कहीं लिखा? टोटल डेप्रिसिएशन 2,20,000 है। आपसे कोई टोटल डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा, हम आपसे पूछ रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन कितना है।
चूंकि डेटर्स को क्रेडिट दिया जाता है 2 महीने, तो डेटर्स में डेप्रीजिएशन 2 महीने का डेप्रीजिएशन, ठीक है ना। पर अभी 2 महीने तक तो बात, पहले कैलकुलेशन तो ठीक कर ले हम अपनी। 2,35,000 टोटल डेप्रीजिएशन तो क्वांटिटी का डेप्रीजिएशन है, ओल्ड क्वांटिटी का डेप्रीजिएशन तो पता कर लीजिए। तो मैंने कही था ये ज्यादा देर चलने वाली है। तो मैं ये कह रहा था 2,35,000 100 यूनिट्स का डेप्रीजिएशन है, पर आपने 100 यूनिट्स तो बेची है नहीं, आपने तो 90 यूनिट बेची। 10 यूनिट कहां है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपने अभी अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का डेप्रीजिएशन बताया है 23,500 रुपए। अरे 2,35,000 का ही तो 10% है ये, यानी 2,35,000 का 10% स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में चला गया और 90% क्वांटिटी सोल्ड का डेप्रीजिएशन है। अगर ये क्वांटिटी सोल्ड का डेप्रीजिएशन है तो मैं जानना चाहता हूं जो क्वांटिटी मैंने उधार पर बेची है उसका डेप्रीजिएशन कितना है? 80%। पहले मैं प्रोड्यूस क्वांटिटी के डेप्रीजिएशन की तरफ गया, फिर सोल्ड क्वांटिटी का डेप्रीजिएशन, फिर क्रेडिट सोल्ड क्वांटिटी का डेप्रीजिएशन, पर जो भी है तो टोटल डेप्रीजिएशन मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 महीनों का डेप्रीजिएशन। ₹28,200। देखिए, अगर महीने का डेप्रीजिएशन 10 रुपए है तो पूरे साल का डेप्रीजिएशन 120 रुपए है। पर कौन पूछ रहा है आपसे 1 साल का डेप्रीजिएशन? हम पूछ रहे हैं डेटर्स में डेप्रीजिएशन। जब डेटर्स बैलेंस खुद 2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें इंक्लूडेड डेप्रीजिएशन भी तो 2 महीने का ही रहा होगा, इसलिए 2 महीने की कैलकुलेशन करनी जरूरी है और डेटर्स के कंटेक्स्ट में करनी जरूरी है। ध्यान रखिए, डेटर्स का लेना देना क्रेडिट सेल से, तो क्रेडिट सेल का डेप्रीजिएशन जानना जरूरी है। उसके लिए सेल का डेप्रीजिएशन जानना जरूरी है। पहले मैंने प्रोडक्शन का डेप्रीजिएशन लिखा, फिर मैंने सेल का डेप्रीजिएशन लिखा, फिर मैंने क्रेडिट सेल का डेप्रीजिएशन लिखा, फिर 2 महीने का डेप्रीजिएशन लिखा, है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए ना बड़ी इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए होती है। क्यों मल्टीप्लिकेशन होता है, किस लिए होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस हिसाब से तय करे जाते हैं। अभी एक कैलकुलेशन और है, उसे भी समझिएगा। माइनस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन डेटर्स। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि टोटल प्रॉफिट आप कितना कमाते हैं, हमने तो बस एक सवाल पूछा है, डेटर्स के अंदर प्रॉफिट कितना। जवाब है जी, जब डेटर्स बैलेंस खुद 2 महीने को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट भी 2 महीने को रिप्रेजेंट करता होगा। टोटल प्रॉफिट कितना लिखा है, उसका करिए 80%। 90% तो नहीं करोगे ना, क्योंकि जितना भी सामान बेचा गया है उस पे 3 लाख का प्रॉफिट कमाया गया है और 80% सामान उधार पर बेचा गया है। तो जितना सामान उधार पर बेचा गया है उस पे इतना प्रॉफिट कमाया गया है। पर टोटल प्रॉफिट मत बताइए, 2 महीने का प्रॉफिट बताइए। 40,000 डिफरेंस बताइए। 5
544217, इसके आगे लिख लीजिएगा वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक बात है ना? अब हमारे पास इतना सारा टाइम बचा हुआ है, पिछली बार भी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। यही चाहते हो ना कि और आधे घंटे क्लास अभी आगे बढ़ाई जाए, पर पिछली बार तो मुझे क्वेश्चन मिल गया था, शायद मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया था ना। चलो ठीक है, अभी रहने देते हैं, फिर कभी एडजस्ट कर लेंगे इसको।